नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य में अपराध में लिप्त पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उनकी पिटाई से 36 साल के मनीष कुमार गुप्ता की मौत हो गई। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि यूपी के एजीडी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल 2 कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिस वालों के चरित्र का रिव्यू करेंगे। पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाए और उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए। सीएम योगी ने कहा, हाल के दिनों में कतिपय पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के अवैध गतिविधियों में सम्मिलित होने की शिकायतें मिली। यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूचित किया जाए, सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कानपुर पहुंचकर कारोबारी, आपको बताते चले, मनीष गुप्ता के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश योगी सरकार और यूपी सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने सरकार से मनीष गुप्ता के परिजनों के लिए 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की। साथ ही उन्होंने पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा है कि इस घटना की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कोई दोस्तों से मिलने जाए, परिवार के लोगों को उसकी मौत की सूचना मिले। ये गंभीर घटना है। पुलिस की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करना है, लेकिन बीजेपी की सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पुलिस सुरक्षा नहीं बल्कि लोगों की जान ले रही। यूपी में पुलिस का ऐसा व्यवहार किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिलेगा। अखिलेश ने कहा, अगर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो मनीष गुप्ता के साथ ऐसी घटना ही नहीं होती। अखिलेश ने आगे कहा है कि पुलिस बीजेपी की सरकार में उत्पीड़न कर रही है, हत्याएं कर रही है, यहां तक कि लूट में भी शामिल है। यह तभी संभव है जब सरकार की नीयत साफ न हो। पुलिस की ठोको नीति के कारण जनता को इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा। अखिलेश ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सपा की तरफ से परिवार को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के मौजूदा जज से मामले की जांच कराने की मांग की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी की कथित मौत के बाद आपको बताते चले, बलवीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे, ऐसा माना जा रहा था। सुसाइड नोट में महंत ने बलवीर गिरी को विरासत सौंपने का दावा किया। वो तकरीबन 15 साल पुराने शिष्य हैं। बलवीर गिरी इस समय निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं और हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी जब अपने शिष्य आनंद गिरी से नाराज हो गए थे तो उन्होंने जो 10 साल पूर्व वसीयत आनंद गिरी के नाम की थी, उन्होंने उसे रद्द कर दिया। आनंद गिरी के स्थान पर बलवीर गिरी के नाम पर वसीयत कर दी गई। बलवीर गिरी उत्तराखंड के ही निवासी हैं और 2005 में वे संत बने थे। बलवीर गिरी साल 2019 से हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। वे योग करते हैं। आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी एक जमाने में बेटी की तरह स्नेही करते थे। प्रयागराज का सारा काम काज आनंद के पास था। बाघंबरी मठ से लेकर संगम किनारे बड़े हनुमान मंदिर तक का आपको बता चले, आनंद तो हमेशा नरेंद्र गिरी के साथ साय की तरह रहते थे। साल 2019 में दोनों के रिश्ते खराब हुए तो नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज बुला लिया था। फिर दोनों बाघंबरी मठ में साथ रहने लगे। बताते चले कि कुछ दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उनका शव प्रयागराज के अल्लाहपुर स्थित बाघंबरी मठ स्थित उनके आवास में पंखे से लटका पाया गया। पुलिस ने वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों एक अभियान शुरू किया है उन सीटों के लिए लेकर जो 2017 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने सीतापुर, बाराबंकी, कुशीनगर में जनसभाएं की और आज कानपुर और उन्नाव पहुंचकर वहां भी जनसभाएं की। दरअसल 2017 से 78 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी उसके सहयोगी नहीं जीत पाए थे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा गठबंधन से अलग हो गई थी तो उसकी 4 सीटों को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई। अब चुनाव में 2 सीटें गंवाने के बाद इन सीटों की संख्या बढ़कर 84 हो गई। अब 84 सीटों पर जीत की अलग रणनीति तैयार की गई। इन 84 सीटों में से 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला। अब पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे 2022 में इन सीटों पर भी कमल खिलाया जाए।
प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा। सतीश महाना ने कहा है कि प्रियंका गांधी जितना दौरा करेंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। ये पर्यटन करके निकल जाती हैं। इस पार्टी को यह भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ पाएगा, तभी तो 11,000 रुपए लेकर आवेदन करा रहे हैं। सतीश महाना ने कहा है कि यह हमारे लिए लकी नहीं, अपने लिए अनलकी है। 98% कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। हम तो 100% चाहते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वहीं IAS अफसर इख्तियारुद्दीन के धर्मांतरण से जुड़े वीडियो पर सतीश महाना ने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है। एक और प्रामाणिक कार्यकर्ता ने ही इसे जारी किया। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के निर्देश दे दिए हैं। इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई बचेगा नहीं। आपको बता चले, उन्होंने कहा अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो अपना पद छोड़कर यह काम कर सकते थे। कुर्सी को कटघरे में उन्होंने कैसे खड़ा कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर हैं। प्रियंका जब भी लखनऊ आती हैं तो पार्टी कार्यालय से लेकर उनके घर तक जगह जगह स्वागत और अभिनंदन के पोस्टर होर्डिंग लग जाते हैं। पार्टी कार्यालय पर देर रात तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा। कार्यालय पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का जमावड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आखिर चुनावी साल में नजारा इतना बदल क्यों गया? इस बार प्रियंका मिशन 2022 की रणनीति पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि गोखले मार्ग पर उस कॉल हाउस में बना रही हैं जहां वो रुकती हैं, यानी उनका लखनऊ का घर। देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी यही चला। उनके स्वागत के लिए पहले की तरह भारी भरकम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी गायब थे। आपको बता चले, प्रियंका कुछ देर के लिए पार्टी कार्यालय गई भी थी और बैठकों के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों से मिलने के लिए। उसके बाद फिर वो कॉल हाउस आकर बैठकें करने लगी। असल में प्रियंका जब भी लखनऊ या यूपी प्रवास पर आती हैं, आपको बताते चले, तो भाजपा के नेता और मंत्री से उनका पॉलिटिकल टूरिज्म बताकर तंज कसते हैं। इस बार के दौरे में प्रियंका सिर्फ आगामी चुनाव की रणनीति ही नहीं बना रही बल्कि भाजपा और मंत्रियों के साथ तंज का जवाब देने की कोशिश कर रही। पार्टी के नेता भी मानते हैं कि इस तरह के बदलाव से संदेश देने की कोशिश है कि यूपी उनका घर है। पार्टी नेताओं की माने तो इस बार उनका कार्यक्रम जारी न होने की एक ये भी वजह है कि ऐसा करने से पता चलता है कि वो कब तक यहाँ हैं और ऐसा होने से यही लगता है कि वे दौरे पर आए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रियंका कभी यूपी दौरे पर नहीं आती बल्कि वो कल भी यहीं थी, आज भी यहीं है, कल भी यहीं रहेंगी। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि भाजपा के नेता यूपी में टूर या दौरे पर आते हैं, लेकिन प्रियंका के लिए यूपी उनका घर है। पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय उपाध्याय की माने तो प्रियंका का दौरा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण, पार्टी स्ट्रेटजी के तहत संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। उनके अनुसार 32 साल में पहली बार पार्टी संगठन में काम कर रही। उनका कहना है कि सभी दलों में नेता चुनाव के वक्त दौरे पर चले जाते हैं। इस तरह तो सभी का पॉलिटिकल टूर इसे माना जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल लगातार अपने पार्टी का विस्तार करते हुए संगठन को मजबूत कर रहे हैं जिससे कि चुनाव में फायदा मिल सके। इसी कड़ी में बिहार में सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारियों के बीच अपने संगठन को मजबूत करते हुए जिला संयोजकों की नियुक्ति कर रही है जिससे कि 2022 के चुनाव में उसे फायदा हो सके। जेडीयू उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके लिए जेडीयू का आलाकमान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहा। बीजेपी और जेडीयू बिहार में एक दूसरे के सहयोग से सरकार चला रही है और अब जेडीयू यूपी में भी चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी से लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि बीजेपी ने 2022 के लिए अपने गठबंधन का ऐलान किया जिससे अपना दल व निषाद पार्टी को जगह दी गई। इसके बावजूद जेडीयू को उम्मीद है कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी बीजेपी से बातचीत चल रही है, अगर बात नहीं बनती है तो गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। पार्टी का फोकस उन सीटों पर होगा जहां जदयू का जनाधार है। इसके लिए पार्टी तैयारी भी कर रही है और संगठनात्मक तौर पर जिला संयोजक की नियुक्ति करा रही है। इसके साथ ही पार्टी के लिए नीतीश कुमार रैलियां भी करेंगे जिसकी तैयारियां पार्टी कर रही है। जेडीयू अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या तो नवंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में अपनी कार्यसमिति की बैठक की तैयारियां कर रही है जिसके लिए लखनऊ व अन्य स्थानों को लेकर मंथन किया जा रहा। आपको बताते चले, जेडीयू ने 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी के संगठन को विस्तार देते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है। योगी ने कहा है कि
पहले रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर लेना बेहद मुश्किल था, लेकिन मौजूदा सरकार गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दे रही। बताते चले कि सीएम राजधानी में योजना भवन में प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को फ्री रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को बिना किसी भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ देशवासियों को शौचालय की सुविधा सुलभ कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सफल और प्रभावी तरीके से देश की 125 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ाया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जाति, मत, मजहब आदि के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तथा अंतिम पायदान के व्यक्ति को ध्यान में रखकर लागू किया है। आगे उन्होंने कहा, आपको बताते चले कि जिला पंचायत अध्यक्षों में 56% महिलाओं के होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि जिला पंचायत के रूप में निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्यक्षेत्र एवं पृष्ठभूमि है। परिवार के संचालन में विशिष्ट संवाद और समन्वय की जरूरत पड़ती है। इसका महिलाओं का अपना अनुभव होता है। जिला पंचायतों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, शीर्ष संस्था से जाने वाला संदेश क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत से होता हुआ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारियों के साथ पारस्परिक संवाद समन्वय के साथ करेंगे। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया है कि कांग्रेस बिना ड्राइवर की गाड़ी हो गई है, या जो ड्राइवर बैठा है वो स्वयं ही नहीं सोच रहा कि गाड़ी किधर को लेकर जानी है। इसी क्रम में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित किया और फिर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाया। अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि सिद्धू ऐसी ही मानसिकता के व्यक्ति रहे हैं। उनके काम करने की शैली असंतुलित आदमी की है। वे महत्वाकांक्षा के लिए देश की कैसी स्थिति बनेगी, देश की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा की चिंता नहीं करते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सही कहा था कि यह व्यक्ति भरोसे के लायक ही नहीं। बताते चले कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया है। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में 4 साल की बच्ची की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मृतका के परिवार के पूर्व परिचित घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले उसी जाति का युवक है। पुलिस की गठित टीमों द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र फूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या की बात स्वीकार कर ली। दरअसल 26 सितंबर को थाना गोंडा क्षेत्र के गांव नगला बिरखू में शाम 4 वर्षीय बच्ची के गायब हो जाने से संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। 27 सितंबर को बच्ची का शव पुलिस व परिजनों को गाँव के निकट धान के खेत में पानी के गड्ढे में मिला, जिसके बाद पुलिस जब मृतक बच्ची के शव को ले जाने लगी तो गांव वाले आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। घटना की गंभीरता को लेते हुए आपको बता चले एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के खुलासे के लिए एक टीम एसपी ग्रामीण, एक टीम थाना स्तर व 2 टीमें जनपद स्तर पर कुल 4 टीमें गठित की गई। टीमों को ब्रीफ कर घटना के बाद से गाँव से गायब हुए आपराधिक नशेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी कर वास्तविकता अभियुक्त का पता लगाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही गांव में अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। टीमों द्वारा सुरागरसी करते हुए सभी दुकानदार पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त करते हुए संदिग्धों को चिन्हित किया जा रहा। थाना गोंडा पुलिस और जनपदीय क्राइम टीम द्वारा गांव के करीब 200 से अधिक लोगों से गहन पूछताछ पूरे मामले पर की जा रही है। आपको बताते चले कलानिधि नैथानी एसएसपी अलीगढ़ ने कहा है कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी अर्जुन द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और खेत में शव को फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के बयान के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी और अब पोस्टमार्टम के दौरान ली गई स्लाइड के परीक्षण की रिपोर्ट आने का इंतजार।